Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about Memorandum of Association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स के अंदर आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं। तो इसमें मैं आपको एकदम डिटेल्ड बताऊंगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं, एंड ऑल्सो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप उनको कैसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बेसिकली बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है काइंड ऑफ, जो कि कंपनी की बाउंड्रीज सेट करता है कि इन बाउंड्रीज के अंदर रह के कंपनी काम करेगी, कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये कंपनी का नाम है, कंपनी कैसे आउटसाइडर पार्टीज़ के साथ डील करेगी, ये सब कुछ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई करता है। इसका मेन एम होता है कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव्स या फिर हम बोल सकते हैं बाउंड्रीज को सेट करना, जिसके अंदर है कि कंपनी को काम करना है। Memorandum of Association is the charter of company. It is the document which amongst other things defines the area within which the company can operate. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे मैंने आपको बताया चार्टर है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, मतलब ये जो है ये स्पेसिफाई करता है कि जो कंपनी है उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, वो स्पेसिफाई करता है। जो कुछ भी मेमोरेंडम के अंदर स्पेसिफाई होता है, कंपनी सिर्फ उसी काम के अंदर एंगेज हो सकती है, उसके अलावा कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो वो जो काम होगा वो इलीगल माना जाएगा। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हम कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर बनाते हैं। जब कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर हम जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और ऑल्सो जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको ड्राफ्ट करते हैं। ओके, उसको हम रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर रजिस्टर कराने के बाद और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हमारी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये सबसे असेंशियल डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। ये कंपनी का रिलेशनशिप डिफाइन करता है शेयर होल्डर्स के साथ एंड जो आउटसाइडर पार्टीज़ हैं उनके साथ, एंड कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी क्यों फॉर्म करी गई है, कंपनी क्या करने के लिए फॉर्म करी गई है, ये सब कुछ ये डिफाइन करता है। और जो ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर स्टेट है, कंपनी केवल उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर करेगी, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ट्राई करेगी, उससे एक्स्ट्रा कंपनी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है वो, तो हम उसको अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलेंगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब कि जो कंपनी की बाउंड्रीज से बाहर है। अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है, मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स से फर्दर कुछ काम करना चाहती है, तो उसको पहले अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब हम इसको ईजीली जो है एक्सेस कर सकती हैं, सभी के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें कुछ सर्टेन फ़ी पे करनी पड़ सकती है। जो MCA का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसकी साइट से आप जो है कंपनीज़ के MOAs को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक सर्टेन फ़ी उनको पे करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कोई भी एक्शन कंपनी की जो MOA है उसकी सेट बाउंड्रीज के बाहर होते हैं, उन एक्शंस को हम अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलते हैं, जो कि वर्ड होते हैं। और जो MOA होता है वो कंपनी की एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी एस्टेब्लिश हुई है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम जनरली बात करें, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा DNA है, हमारा DNA क्या बताता है कि हमारा जेंडर कैसे होने वाला है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, हम कितने लंबे होंगे, हमारे आइज़ का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारी फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमारे रिगार्डिंग जो है हमारा DNA डिफाइन करता है।
इसी तरह से कंपनी का एमओए होता है, जो कंपनी किस टाइप की है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, कंपनी क्या क्या कर सकती है। ऐसे ही जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के लिए डीएनए की तरह काम करता है। नाउ जो लीगल डेफिनेशन है उसमें मेमोरेंडम के रिगार्डिंग ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। कि या तो हमारा जो कंपनी लॉ अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी प्रीवियस जो कंपनी लॉ था, पहले कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम ओरिजिनली फ्रेम करा गया है, मतलब हमने ओरिजिनली बनाया है या फिर जो पुराना बना रखा था उसको हमने थोड़ा चेंज करा है, वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो फॉर्मेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर स्टेट करा गया है। ये टेबल ए से लेकर टेबल ई तक होता है। जो कंपनीज जिनकी शेयर कैपिटल होती है वो टेबल ए को ऑप्ट करती हैं। जिन कंपनीज की शेयर कैपिटल नहीं होती है लेकिन वो गारंटी के थ्रू लिमिटेड हैं, मतलब कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैं उनको टेबल बी ऑप्ट करनी पड़ती है। जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी हैं और उनकी अपनी शेयर कैपिटल भी, मतलब शेयर कैपिटल भी है लेकिन गारंटी के थ्रू लिमिटेड हैं, ऐसी कंपनीज को टेबल सी ऑप्ट करनी पड़ती है। जो अनलिमिटेड कंपनी है और जिनकी कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है उनको टेबल डी ऑप्ट करनी पड़ती है। एंड जो कंपनी अनलिमिटेड हैं और उनकी शेयर कैपिटल भी है उनको टेबल ई ऑप्ट करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग मैं पहले ही वीडियो अपनी डाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें जस्ट आपको इतना ही बताना है कि इस टाइप की कंपनी को ये जो फॉर्मेट है इसको ऑप्ट करना होता है। नाउ जो बेसिकली जो फॉर्मेट है वो क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इट शुड बी नंबर्ड। देखिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके जो कंटेंट्स हैं जिनको हम क्लोजेस बोलते हैं, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव्स क्लोज, ये जो क्लोजेस होते हैं उनको हम नंबर्स में डालते हैं। फर्स्ट नंबर डाल के हम नेम के रिगार्डिंग लिखेंगे, सेकंड नंबर डाल के हम लायबिलिटी के रिगार्डिंग लिखेंगे। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो नंबर्ड होता है ताकि जो पार्टीज़ हैं उसको ईजिली पढ़ सकें, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। प्रिंटेड जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, मतलब कंपनी जो उसकी प्रिंटेड अपने पास हार्ड कॉपी जो है उसको रखेगी। ऑल्दो हम उसको आज के टाइम के ऊपर हम जनरली इसको जो है ऑनलाइन या फिर सॉफ्ट फॉर्म में भी मंगा लेते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसके पास इसकी हार्ड कॉपी ज़रूर होती है, इसकी प्रिंट फॉर्म ज़रूर होती है। पैराग्राफ्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है जिसको हम पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है, जो हमारे नेम वगैरह वो तो हम जनरल छोटे छोटे क्लोज होंगे, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है बेसिकली वो जो पार्ट होगा उसको हम पैराग्राफ्स में लिखेंगे। मतलब लाइक जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो हमारा थर्ड क्लोज होता है, तो थर्ड क्लोज में हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको जो है अलग से अलग टाइप के नंबर दे सकते हैं। जैसे रोमन में हम लोग लिख सकते हैं और उनको हम पैराग्राफ में डालेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अलग पैराग्राफ में आएगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव अलग पैराग्राफ में आएगा, तो हम पैराग्राफ में जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करते हैं। इट मस्ट बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारे मेंबर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और यहाँ हम बोल सकते हैं जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करता है वो हमारा मेंबर होता है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो 7 पर्सन्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्राइवेट के केस में 2 को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर अपने साइन करने पड़ेंगे। एंड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी एक ही पर्सन को साइन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एक विटनेस के सिग्नेचर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उनको अटेस्ट करता है। देखिए जो हमारे मेंबर्स हैं उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर ही होते हैं, लेकिन जो विटनेस होता है उसके जो सिग्नेचर होते हैं
वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर होते हैं, मतलब उनको अटैच्ड करते हैं, जो भी मेंबर्स ने सिग्नेचर करे हैं उनको अटैच्ड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ एमओए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेमोरेंडम के हमारे बेसिकली जो है 6 क्लोजेज होते हैं, लेकिन जो 1% कंपनी होती है उसमें हमारे 7 क्लोजेज होते हैं। सबसे पहला क्लोज होता है नेम क्लोज, देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज, 1% कंपनी क्लोज। इसके लिए जो ट्रिक है वो है, आइदर आप नरोल का याद कर सकते हो, NROLCA, लेकिन इसके लिए एक आप ये भी याद रख सकते हो, नेवर रीड ओल्ड लव कार्ड्स अगेन। ये लाइन आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसमें देखिए N से हमारा बन जाएगा नेम क्लोज, R से हमारा बन जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, O से हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज निकलता है, L से हमारा लायबिलिटी क्लोज निकलता है, C से हमारा कैपिटल क्लोज निकलता है और A से हमारा एसोसिएशन क्लोज निकलता है। और जनरली हमें NROLCA ये जो हमारे 6 क्लोजेस हैं इन्हीं को बताना होता है। जो 1% कंपनी क्लोज है वो ओनली 1% कंपनी के लिए होता है। सो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नेम क्लोज। जो नेम क्लोज है वो नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनी का नाम स्पेसिफाई करता है। देखिए हमें पता है कंपनी जो होती है वो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है और हर पर्सन की अपनी आइडेंटिटी होती है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, जिससे हम जाने जाते हैं। तो कंपनी के पास भी अपना नाम होना चाहिए जिससे वो जानी जाए। सो ये जो क्लोज है वो कंपनी का नाम बताता है कि किस नाम से कंपनी को जाना जाएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो कंपनी का नाम होता है वो एकदम सुटेबली हमें चूज करना पड़ता है, क्योंकि इस नाम से कंपनी को जाना जाएगा। और ये जो नाम होता है ये बिल्कुल लीगली होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल ना होने से हमारा मतलब क्या है, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शेल नॉट बी आइडेंटिकल with or resemble too nearly to the name of an existing company registered under this act or any previous company law। कि ये जो नेम है सेम नहीं होना चाहिए या फिर किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को रिसेंबल नहीं करना चाहिए, मतलब सिमिलर सा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक कोई कंपनी है डोमिनोज, ओके, DOMINOS, डोमिनोज एक कंपनी है, ठीक है। अब मान लो मैं भी सोचूं कि मैं भी एक कंपनी खड़ी कर लेती हूँ और मैं उसका नाम रखती हूँ डोमिनोज, सेम डोमिनोज, लेकिन मैं स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर लेती हूँ, लाइक DOMINOES, सेम डोमिनोज देयर, सेम डोमिनोज देयर हेयर। तो ये मैं उस पहले से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके नाम को रिसेंबल कर रही हूँ, है ना। तो ये जो है हम इसको लीगल नहीं मानेंगे। ये जो नाम है इसके अकॉर्डिंग मैं रजिस्टर नहीं करा सकती हूँ, ओके। देन विदाउट prejudice to the previous provisions of subsection 2, a company shall not be registered with a name which contains any word or expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having the patronage of the central government, any state government, or any local authority, corporation, or body constituted by the central government or any state government under any law for the time being in force। कि सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को छोड़ के, मतलब उसको छोड़ के हम बात करें कि जो कंपनी है उसका जो नाम है उसमें ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि कंपनी किसी भी वे में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी कॉर्पोरेट अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूट वगैरह से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, मतलब हम बोल सकते हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड हमें नहीं लगनी चाहिए। मतलब कंपनी को ये नहीं दिखाना है कि वो किसी अपने नाम के थ्रू वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, ऐसा कंपनी को बिल्कुल भी अपने नाम में नहीं दिखाना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंपनी को यूज़ नहीं करने हैं। और
अब इन दो काम को छोड़ के, मतलब अगर कंपनी जो है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं है, उसका नाम उससे रिसेंबल नहीं करता है, और जो सेकंड वाला प्रोविज़न है, जो सेकंड वाला रूल है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनसे रिलेटेड नहीं है, उनके सपोर्ट से रिलेटेड एक्सप्रेशन नहीं देता है, तो वो नाम कंपनी ऑप्ट कर सकती है। देन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है एज अ सफिक्स, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एज अ सफिक्स जो है यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी सेक्शन 8 कंपनीज होती है, जिनको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज बोलते हैं, उनमें लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ नहीं होता है। एंड ऑल्सो जो निधि लिमिटेड कंपनीज होती हैं, निधि कंपनीज होती हैं, उनमें भी निधि लिमिटेड का यूज़ होता है। अब ये इसमें बताया ही गया है कि फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कन्फेडरेशन, काउंसिल एक्सेट्रा, ये सब यूज़ करते हैं जो हमारे सेक्शन 8 कंपनीज होती है वो। नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये जो क्लोज है, जैसा कि नाम स्टेट कर रहा है कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, ये स्टेट करता है। इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन जो है वो गिवन होती है। जब भी हमारी जो कंपनी होती है इनकॉर्पोरेट होती है, उसमें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिज़ाइन करते हैं, और उसमें हम डिज़ाइन करते हुए हम रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो भी कोई नोटिस वगैरह लीगल उसको सेंड किया जाएगा, वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी दिखाते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। और कंपनी को जो है अपने कॉरपोरेशन के, मतलब अपने बनने के 15 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी के पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और 30 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस को वेरीफाई कराना पड़ता है कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्ट क्लोज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज C of the Companies Act 2013, all companies must state in their memorandum the objectives for the which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof। कि जो कंपनी है किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्या अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश करी गई है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व होगी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये सब कुछ जो है ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर स्टेट होता है। इस क्लोज का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो थर्ड पार्टीज कंपनी के साथ डील करने वाली हैं वो ये जान सके कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती है। देखिए, अगर मैं किसी कंपनी के साथ ऐसी डील करती हूँ, मतलब ऐसी कोई भी डीलिंग करती हूँ, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ जिसकी रिगार्डिंग उसका MOA परमिट नहीं करता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स में, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर वो बात इंक्लूड ही नहीं है, और मैं उससे वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन जो है ईजीली नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ऊपर आएगा कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं कंपनी का MOA स्टडी करूँ, उसके बाद उससे डील करूँ, और मैं उसमें क्लियरली देख सकती हूँ कि ये तो कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है ही नहीं, तो मैं कैसे उस कंपनी से उस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल हुई। तो जो ऑब्जेक्ट क्लोज है वो इसीलिए होता है कि जो आउटसाइडर पार्टीज़ हैं उनको ये पता लग जाए कि कंपनी ये कर सकती है और कंपनी ये नहीं कर सकती है। It states affirmatively the ambit and the extent of powers of the company and stated negatively that nothing should be done beyond that ambit and that no attempts shall be made to use the company for any other purpose than that which is specified। ये बिल्कुल अफर्मेटिवली, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से ये स्टेट करता है कि ये कंपनी का एरिया है, ये कंपनी की पावर्स हैं, ये कंपनी कर सकती है, और नेगेटिवली ये स्टेट करता है कि इस एरिया से बाहर कंपनी कुछ भी काम नहीं करेगी, और कोई भी ऐसा
काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे कंपनी फोर्स हो अपने इस एरिया से जो एमओए के अंदर स्टेट है उससे बाहर काम करने के लिए। अगर ऐसा किया गया तो हम उस चीज़ को इलीगल मानेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज लायबिलिटी क्लोज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा क्लोज होता है। वैसे ये लायबिलिटी क्लोज में इतना ही स्टेट होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसे रहने वाली है। अगर हमारी लिमिटेड कंपनी है तो हम बताएंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है, अनलिमिटेड है तो हम बताएंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी रहने वाली है। तो बेसिकली यही होता है लायबिलिटी क्लोज के अंदर। अब हमारी जो कंपनीज होती है वो कई टाइप्स की होती है, तो उनमें हम अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करेंगे। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है तो उसमें हम ये बताएंगे कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है उनकी शेयर्स की अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि जो हर मेंबर है उसकी जो लायबिलिटी है वो कैसे रहने वाली है। देखिए, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसमें तो हम शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी लगता है, लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें थोड़ा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो मेंबर है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एसेट्स ऑफ कंपनी व्हेन इट्स वाइंड अप। मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो जो मेंबर्स हैं उनको कंपनी की एसेट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कंपनी जो है अपने डेट्स को पे करने के लिए अनेबल, अगर उसके पास पहले से एसेट है, कंपनी के पास इनफ एसेट्स है, देन इट्स ऑल राइट। अगर कंपनी की एसेट्स उसको उनके डेट को, उनकी लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो जो मेंबर्स हैं उनको अपनी जो गारंटेड अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड दैट ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन इट्स वाइंड अप और द वाइंडिंग अप हैपन्स विद इन 1 ईयर ऑफ हिम चीजिंग टू बी अ मेंबर। लेकिन यहाँ पे एक और बात क्या लिखी गई है कि वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तभी लायबल होगा जब वो वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी का मेंबर है या फिर उसने 1 साल के अंदर अंदर ही अपनी मेंबरशिप वापस करी है। मतलब वो वाइंडिंग अप के 1 साल के अंदर अंदर तक उस कंपनी का मेंबर रहा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो लायबल नहीं है। मतलब अगर वो 1 साल के अंदर अंदर तक मेंबर नहीं था और अब भी मेंबर नहीं है तो वो लायबल नहीं है। और ऑल्सो इसमें ये भी डिफाइन होता है कि कंपनी के जो कॉस्ट हैं, वाइंडिंग अप के जो चार्जेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे एडजस्ट होंगे एंड जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके क्या क्या राइट्स रहेंगे, वो सब कुछ भी जो है लायबिलिटी क्लोज के अंदर स्टेट होता है। मतलब बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है वो हम यहाँ पे स्टेट करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंपनी के कैपिटल के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ये 5th कंपल्सरी क्लोज होता है जिसमें हम कंपनी की कैपिटल को स्टेट करते हैं कि ये हमारी कंपनी की कैपिटल है जिसके थ्रू कंपनी रजिस्टर्ड है। मतलब कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्टेट करते हैं। इसमें हम जो हमारी इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालते क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हम इसमें ओनली जो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो उसमें डालते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और आपका बात बताती हूँ कि जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी जो कैपिटल होती है वो वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 लाख। एंड जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनकी स्टेटेड है ये बात, उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख होनी जरूरी है। ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं जाएगी। इसको हम कैसे लिखते हैं जनरली, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स of 10 each. This amount lays down the maximum limit beyond which the company cannot issue shares without altering the memorandum as provided by section 61 of the Companies Act 2013। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिस्क्लोज करता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की हाईएस्ट लिमिट होती है जिसको वो रेज कर सकती है और जिसके ऊपर के सिक्योरिटीज़ वगैरह जो शेयर्स हैं वो इशू नहीं कर सकते। मतलब हाईएस्ट लिमिट है ये इसकी। ये भी बताता है कि
इतनी कैपिटल है एंड ऑल्सो किस टाइप के शेयर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है, उन शेयर्स की जो वैल्यू है, मिनिमम जो हमारा शेयर की वैल्यू है वो क्या है। इफ़ देयर आर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स देन इन डिवीजन ऑफ द कैपिटल इज टू बी शोन। अगर कंपनी के जो कैपिटल, देखो कंपनी के कैपिटल के अंदर हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर कंपनी के कैपिटल में ओनली इक्विटी शेयर्स तो हम ओनली इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे, अगर प्रेफरेंस भी है तो हम प्रेफरेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी इसमें डालेंगे कि इतने कैपिटल हैं, इतने इक्विटी शेयर्स हैं, इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम दोनों को अच्छे से स्टेट करेंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएशन, और या फिर हम बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन क्लोज। देखिए जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कुछ भी काम होता है, तो उसमें जो काम करने वाले हैं लीगली उसकी कंसेंट जरूरी होती है। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है कि ये दिखाता है कि जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैं, जो मेंबर्स हैं वो विलिंग हैं, वो चाहते हैं कंपनी को फॉर्म करना, मतलब उनकी कंसेंट हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब्ड बिलो आर desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names। कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ यहाँ पे वो बता रहे हैं, मतलब अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि हम लोग जिनका नाम एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग चाहते हैं अपने आप को एज अ कंपनी फॉर्म करना, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग परस्यू करेंगे, इसको हम फॉलो करेंगे, एंड हमारे नाम के आगे जो नीचे जो नेक्स्ट क्लोज है उसमें लिखा होता है हमारे नाम के आगे जो हमने शेयर्स लिखे हैं हम उनको सब्सक्राइब करेंगे, उनको बाय करेंगे। Then follow the name, address, description, occupation of the subscribers and the number of share each subscriber has agreed to take and their signature attested by a witness। अब इसमें एक टेबल टाइप ऑफ बनी होती है जिसमें हम हर जो सब्सक्राइबर है उसका नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं और उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल हम लोग डालते हैं, उसका ऑक्यूपेशन है वो हम लोग लिखते हैं, कितने शेयर्स को उसने सब्सक्राइब करा है वो हम लोग लिखते हैं, एंड उसके बाद मतलब सारे सब्सक्राइबर्स की डिटेल होने के बाद एक विटनेस होता है। विटनेस जो है जनरली सीए या फिर सीएस होता है, जनरली कंपनी सेक्रेटरी जो कि इनको ड्राफ्ट करता है, वही जनरली जो है विटनेस बन जाता है। उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको अटेस्ट करते हैं। The statutory requirements regarding subscription of memorandum of association are that each subscriber must take at least one share. Each subscriber must write opposite his name the number of share within which it agrees to take। जो statutory requirement है memorandum of association की, इसमें क्या है कि जो हर सब्सक्राइबर है उसको एटलीस्ट वन शेयर तो लेना ही लेना पड़ेगा। जैसा कि एसोसिएशन क्लोज में बताया गया कि सब्सक्राइबर्स के आगे, उनके नाम के आगे उनके शेयर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बताना जरूरी समझा कि उनको हर एक को एक शेयर तो लेना जरूरी है ही, और वो ले सकते हैं कितना पार्ट भी। हर सब्सक्राइबर को अपने नाम के अपोजिट साइड में उन शेयर का नंबर डालना होता है कि इतने शेयर को वो एग्री कर रहा है लेने के लिए। 1% कंपनी क्लोज क्या बताता है कि जो 1% कंपनी होती है उसमें ओनली 1 मेंबर होता है। ओके, हर एक टाइम पे एक ही मेंबर होता है, ना ज़्यादा ना कम। अब जो एक मेंबर है उसकी तो डेथ कभी भी हो सकती है, अगर वो मेंबर ख़त्म हो गया तो कंपनी ख़त्म हो गई। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे हमारा जनरल लाइफ के अंदर नॉमिनी होता है, उत्तराधिकारी होता है, वैसे हम लोग एक नॉमिनी यहाँ पे दिखाते हैं, बनाते हैं इस क्लोज के अंदर कि अगर जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो ये जो पर्सन है ये कंपनी का मेंबर बनेगा। ओनली 1% कंपनी के लिए क्लोज होता है, बाकी टाइप की कंपनी के लिए ऐसा कोई भी नहीं है। ओनली 6 क्लोजेस होते हैं उनमें, और 1% कंपनी में ये 7 क्लोजेस हो गए।
द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओए, कि एमओए के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम लोग एमओए ड्राफ्ट करते हैं, क्या सर्व करता है ये हमें। फर्स्ट, पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। अगर आपको किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टडी करेंगे, आप उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टडी करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगी कंपनी ये काम करती है, ये कंपनी का नाम है, इस टाइप की कंपनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी हम इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं एक सर्टेन फ़ी दे के। लिमिट्स ऑन ऑपरेशंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के ऑपरेशंस के लिए लिमिट सेट करता है, रूल सेट करता है, बाउंड्रीज सेट करता है कि कंपनी ये काम करने वाली है, ये काम नहीं करने वाली है। लीगल फाउंडेशन, ये जो है एक लीगल फाउंडेशन सेट करता है कंपनी के लिए, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को काम करना पड़ता है। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी होता है। देन डिफाइंस कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, वो शेयर होल्डर्स के लिए और जो इससे रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं उनके लिए लाइबल है कि वो उनके लिए प्रॉफिट अर्न करे और उनके साथ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है एमओए का कि वो कॉरपोरेट गवर्नेंस को डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो शेयर होल्डर्स के लिए और जो थर्ड पार्टीज़ हैं कंपनी के साथ काम करने वाली, कंपनी के साथ डील करने वाले, उसके लिए लाइबल हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसने बाउंड्रीज सेट कर दी, वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, जिसके थ्रू जो है कंपनी की मैनेजमेंट ईजीली डिसीजंस ले सकती हैं। जैसे हमारे कोर्ट में कोई भी केसेस होते हैं तो जो जज होता है वो किस बेस के ऊपर डिसीजन लेता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है, जो भी प्रोविजन सेट करे गए हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। ऐसे ही हमारा एमओए है, हमारा एमओए जो है वो भी हमारी कंपनी के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, जिसमें जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उन सबको देख के ही जो हमारी मैनेजमेंट है वो ईजिली डिसीजन लेती है। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के समझ सकते हैं कि हमारी ऐसी लायबिलिटी रहने वाली है और कंपनी ये काम कर सकती है, ये सब कुछ कंपनी कर सकती है, जिससे वो ईजिली जो है समझ सकते हैं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या नहीं कर रही है। एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी ये डिफाइन करता है, तो शेयर होल्डर्स को जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्ट करता है। कैपिटल रेजिंग के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हेल्प करता है, क्योंकि इसमें कंपनी के रिगार्डिंग जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, जिसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके भी कंपनी फंड रेज करने जा रही है, कंपनी के रिगार्डिंग जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And also if you have any topic in mind regarding company law, you can comment. And the PDF or the PPT used here, you can download it from the comment section.